हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का लास्ट चैप्टर। और मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूज़र नेम है। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से। यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी इस लेक्चर की, तो आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस देख लीजिए, ये 10 चैप्टर है आपके सिलेबस में। आज हम 10वां करा रहे हैं और यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे चैप्टर इससे पहले ही कराए जा चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक है खेलों में प्रतिभा की पहचान। देखिए क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि प्रतिभावान है, यानी कि टैलेंटेड है। लेकिन होता क्या है कि सही समय पे उन खिलाड़ियों की पहचान नहीं हो पाती है, या फिर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। वो बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन उनको वो चीज़ें मिल नहीं पाती, वो सुविधाएं नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इसीलिए खेलों में जो प्रतिभा होती है उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। तो खेलों में प्रतिभा की पहचान का मतलब क्या होता है, ये उस प्रक्रिया से है इसका अर्थ जो है वो इस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कम आयु के खिलाड़ियों में से ऐसे प्रतिभावान जो खिलाड़ी हैं उनकी खोज की जाती है जिनकी भविष्य में किसी विशिष्ट खेल में अच्छा और सफल खिलाड़ी बनने की अधिक संभावना और क्षमता हो। यानी कि इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये होता है कि ऐसे कम उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करना, उनको खोजना जिनमें ये लगता हो कि उनके अंदर टैलेंट है और वो किसी स्पेसिफिक कोई भी विशिष्ट खेल, जो भी खेल हो, उस खेल में बेहतर कर सकता है और फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके एक सफल खिलाड़ी बन सकता है। उसके अंदर संभावना अगर है, उसकी कैपेसिटी है इतनी कि वो कर सकता है, तो ऐसे खिलाड़ियों को खोजना जो है वो उसी को हम कहते हैं कि खेलों में प्रतिभा की पहचान करना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे देखते हैं खेलों में प्रतिभा की पहचान का महत्व क्या होता है और इसके लाभ क्या होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए भविष्य के संभावित बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज, मान लीजिए कि कोई ऐसा खिलाड़ी जो भविष्य में बेहतर कर सकता है, अगर आप उसको पहले ही खोज लोगे तो कितना बेहतर होगा। वो देश के लिए मेडल ला सकता है, ठीक है, देश को खेल के मामले में प्रेजेंट कर सकता है दुनिया के सामने। और फिर क्या होता है कि छिपी हुई प्रतिभा की पहचान की जा सकती है और उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, उसको मोटिवेट किया जा सकता है, उसको सुख सुविधाएं जो भी चाहिए खेल से रिलेटेड वो सब दी जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभावान खिलाड़ी को पहचानने से उसकी प्रतिभा को और अधिक निखारा जा सकता है। बिल्कुल, अगर मान लो एक सही समय पे ये पता लग जाए कि भाई ये बच्चा जो है, ये खिलाड़ी जो है, ये क्या कर सकता है, बेहतर कर सकता है, तो उसी समय अगर उसको सारी सुविधाएं दी जाने लगे, उसको ट्रेनिंग मिल जाए, उसको एक सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो उसकी प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको निखारा जा सकता है। ठीक है, कम आयु के जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनकी खोज जो है वो देश के लिए एक संपत्ति खोजने के समान है। बिल्कुल, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके देश को क्या कर सकते हैं, गोल्ड मेडल वगैरह जो दिला सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं देश को खेल में आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से संपत्ति खोजने के समान ही है। नेक्स्ट है कि सही समय पर अगर युवा जो है वो प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज के कारण खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है। बिल्कुल, देखिए सही समय पर अगर जो युवा खिलाड़ी है, प्रतिभावान खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, उसको पहचान लिया जाए तो वो सही तरीके से अच्छे मार्गदर्शन को प्राप्त करने के बाद जो इंटरनेशनल लेवल की जो गेम्स होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है, अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए उसको एक अच्छा समय भी मिल जाएगा जिसमें कि उम्मीद की जा सकती है कि वो मेडल जीत जाए। समय रहते अगर हम टैलेंटेड जो खिलाड़ी होते हैं उसको खोज लें, उनकी प्रतिभा के अनुरूप खेलों में उनको ढाल लें, उनको अच्छी ट्रेनिंग दे दें, उनको सुविधाएं दे दें, तो बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है कि मेडल वो जीत सकता है। ठीक है, यानी कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके बाद क्या है कि खेल प्रशिक्षण चक्र। तो खेल प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होती है, इसका जो चक्र होता है, इसका मतलब क्या है, इसका विभिन्न अवधि में जो ट्रेनिंग होती है उसकी व्यवस्था के संयोजन से है। ठीक है, जो एथलीट होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको प्रतियोगिता के दौरान बेहतर तरीके से वो परफॉर्मेंस दे सकें, इसके लिए ये तैयार किया जाता है इनको। तो खेल प्रशिक्षण जो चक्र होता है इसको 3 कैटेगरी में बांट के देखेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, माइक्रो जो होता है वो छोटे समय के लिए होता है, फिर मैसो आ जाता है और फिर मैक्रो आ जाता है। मैक्रो जो होता है वो लंबे समय का होता है। ठीक है, मैक्रो मतलब जो 1 वर्ष तक चलता हो, लगभग लगभग वर्ष भर। और माइक्रो में क्या आता है, साप्ताहिक, यानी 1 सप्ताह में खत्म होने वाली ट्रेनिंग। और मैसो में कौन सा आता है, मैसो साइकिल चक्र, जिसे कहा जाता है कि ये एक मंथली होता है, एक तरह से आप इसको मंथली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया,
आप पहले नंबर पे जो है इसको वीकली देख लीजिए, सेकंड नंबर पे इसको मंथली मान लीजिए, और जो थर्ड नंबर पे है इसको एनुअल या पर एनम के हिसाब से देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रो की। तो माइक्रो का अर्थ क्या होता है? छोटा, यानी कि सूक्ष्म। तो एक ऐसा छोटा चक्र है जिसमें जो ट्रेनिंग होती है वो वीकली होती है, यानी 7 डेज़ की ट्रेनिंग होगी। मान लीजिए कि ये 7 दिनों की सबसे छोटी प्रशिक्षण अवधि है, यानी कि किसी खिलाड़ी को अगर खेल के बारे में ट्रेनिंग देनी है तो ये ट्रेनिंग जो होती है मात्र 7 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 6 से 7 दिन में ट्रेनिंग दे दी जाएगी। तो इसको माइक्रो साइकिल कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे छोटा है इसकी बनावट। फिर आता है मैसो। इसमें क्या होता है? 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, यानी कि लगभग आप ये लगा लो 30 से 40 दिन इसमें लग सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कई हफ्तों तक निरंतर जो ट्रेनिंग दी जाती है, और उसके जरिए जो खिलाड़ी होते हैं उनकी मांसपेशियों और उनकी जो अनारक्षित जो क्षमता होती है, अनारक्षिकीय, इसमें प्रारंभिक चरण के दौरान एक मेसो साइकिल में आमतौर पे 4 से 6 सूक्ष्म चक्र होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक खिलाड़ी को इस ट्रेनिंग में 4 से 6 हफ्ते का समय मिल जाता है, और उसको इस समय अंतराल के दौरान ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? एक लंबे समय तक चलने वाला खेल कार्यक्रम है। इसमें ये बड़ा चक्र होता है, आप ये मान लीजिए इसमें वार्षिक, यानी कि 1 साल तक लग सकता है। और इसके 3 चरण होते हैं। तैयारी कराई जाती है, फिर उस कंपटीशन के लिए तैयार होता है, प्रतिस्पर्धा कराई जाती है, और फिर उसके ज्ञान का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके 3 स्टेप हो जाते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शक्ति क्या है। तो देखिए, शक्ति जो होती है मनुष्य की एक ऐसी योग्यता होती है जो किसी प्रतिरोध होने के बावजूद भी उसको उसके विरुद्ध कार्य करने में सहायता करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शक्ति बोलते हैं। शक्ति जो होती है वो उसके प्रकार को समझते हैं। शक्ति को 2 कैटेगरी में बांट के देखते हैं, एक होता है गतिशील और एक होता है स्थिर शक्ति, ठीक है। गतिशील जो है उसको फिर हम आगे 3 कैटेगरी में देखते हैं, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन क्षमता, इस तरीके से। अधिकतम शक्ति की बात करें तो अधिकतम अवरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता होती है इसमें। विस्फोटक शक्ति की बात करें तो इसमें क्या होता है? अवरोध होने के बावजूद भी तेजी से कार्य करने की योग्यता होती है, कि कोई अवरोध है, कोई रुकावट है, लेकिन फिर भी तेजी से कार्य कर सकता है व्यक्ति। शक्ति सहनशीलता की बात करें तो अवरोध के विरुद्ध थकावट की स्थिति में कार्य करने की क्षमता, ठीक है, योग्यता। यानी कि कोई अवरोध है, इंसान जो है थक चुका है, लेकिन उसके थकावट होने के बाद भी अगर वो काम कर पा रहा है तो उसकी वो शक्ति सहनशीलता कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट है कि गति क्या होती है। देखिए, गति जो होती है वो मनुष्य की एक ऐसी योग्यता होती है जिससे वो किसी कार्य को करने में किसी कार्य को करने में जल्दी से जल्दी उस काम को कर सकता है, ठीक है। उस कार्य को वो क्या कर सकता है? जल्द से जल्द करने में उसको मदद मिलती है। तो इसको हम गति कहते हैं। गति भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि देखिए इसमें प्रतिक्रिया गति योग्यता, त्वरण गति योग्यता, लोकोमोटर गति योग्यता, मूवमेंट गति योग्यता, सहनशीलता गति योग्यता, ठीक है, ये सब हो जाते हैं। इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रतिक्रिया की। तो देखिए, किसी संकेत के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्य करने की योग्यता है। मान लो कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, कोई खेल है, उसमें यदि कोई संकेत दिया जाता है, ठीक है, जैसे मान लो कोई रेस होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दौड़ है या कोई रेस है, तो उसमें क्या होता है? संकेत दिया जाता है, या तो एक रुमाल गिरा दी जाती है, या कोई घंटी बजाई जाती है, जैसे भी, मतलब उस संकेत को सुनते के साथ ही तुरंत जल्द से जल्द दौड़ना स्टार्ट करना, ये होता है, इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया गति, कि कौन इस गति में सबसे आगे है। फिर आता है त्वरण गति। इसमें क्या होता है? मैक्सिमम से मैक्सिमम, यानी अपने अधिकतम गति की स्थिति जल्द से जल्द प्राप्त करने की योग्यता। यानी कि देखिए, खिलाड़ी जो है वो जो दौड़ने के लिए चला है वो जल्दी से जल्दी अपनी मैक्सिमम स्पीड में पहुंच जाए, इसको बोलते हैं त्वरण, यानी कितनी जल्दी वो उसको कर पा रहा है। फिर है लोकोमोटर। इसमें क्या होता है? इसमें अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना, यानी वो जो मैक्सिमम स्पीड तो उसने पकड़ ली है, अब उस मैक्सिमम स्पीड को लंबे समय तक बना के भी रखना है, तभी तो वो जीतेगा उस रेस को। तो ये देखा जाता है लोकोमोटर में। फिर क्या आता है? मूवमेंट गति योग्यता। किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता जो होती है उसको मूवमेंट कहते हैं, यानी उसमें हलचल, मूवमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है गति सहनशीलता, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के थक गया है, लेकिन थकावट की स्थिति में वो रुक ना जाए, थकावट की स्थिति में भी अगर वो क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता रखता है तो उसको गति सहनशीलता कहते हैं। तो ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद करके जाना, ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। अगला है कि सहन क्षमता जो होती है वो क्या होती है। देखिए, सहन क्षमता मनुष्य की ऐसी योग्यता होती है जिससे किसी कार्य को लंबे समय तक निरंतर यानी लगातार करने में उसको मदद मिलती है। सहन क्षमता के अगर प्रकार देखें तो ये भी 2 कैटेगरी में बांटते हैं, क्रिया की प्रकृति के अनुसार और क्रिया के समय के अनुसार।
फिर क्रिया की प्रकृति में मूलभूत सहन क्षमता, सामान्य सहन क्षमता, विशिष्ट और गति ये आ जाता है। फिर अल्प अवधि, मध्यम और लंबी अवधि ये आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको भी थोड़ा इसके प्रकार को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो बेसिक, जो यानी आधारभूत जो सहन क्षमता होती है इसको समझते हैं। देखिए, बेसिक में क्या होता है कि व्यक्ति की ऐसी योग्यता जिसमें बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल अगर कर सकता है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति धीरे धीरे दौड़ रहा है, लंबे समय तक दौड़ सकता है, चल रहा है, तैर रहा है, तो ऐसी जो योग्यता होती है उसको आधारभूत सहन क्षमता कहते हैं, यानी बेसिक सहन क्षमता जो मनुष्य के अंदर ये होती है। सेकंड नंबर पे आता है सामान्य सहन क्षमता। इसमें क्या होता है, ये ऐसी योग्यता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वो थकान की स्थिति में भी हलचल को करता रहे, जैसे कि एरोबिक गतिविधि। अब समझिए, मान लीजिए कोई ऐसा खिलाड़ी है, वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अब वो रनिंग कर रहा है, वो रन ले रहा है, 2-4 बार वो रन लेता है, उसके बाद थक जाता है। अब उसको तो गेम में बने रहना है ना, तो उसको लंबे समय तक उसके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए कि थकने के बाद भी वो दौड़ कर रन ले सके। तो ये योग्यता जो होती है इसको सामान्य सहन क्षमता कहते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट सहन क्षमता। इसमें क्या होता है कि विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूप में इसको उपयोग किया जाता है, जैसे कि मुक्केबाजी, कुश्ती, ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से दमखम जो है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट है कि क्रिया के समय के आधार पर सहन क्षमता। इसमें आ जाती है गति सहन क्षमता। इसमें देखा जाता है कि किस व्यक्ति जो है थकान के बावजूद किसी भी गति को 45 सेकंड तक तेजी से कर सकता है। ठीक है, यानी किसी भी कार्य को जो वो मूवमेंट कर रहा है, थकने के बाद क्या उसको 45 सेकंड तक कर पा रहा है या नहीं। जैसे कि आप मान लो आप एक्सरसाइज करते हो, आप पुशअप कर रहे हो, पुशअप करने के बाद आप देखते हो 10, 12, 15, हर बच्चा अलग अलग कर सकता है, कोई 4-5 भी नहीं कर पाता होगा, कोई 10-12 कर देता होगा। तो आपने देखा होगा एक समय ऐसा आ जाता है जब आप मैक्सिमम पे पहुंच जाते हो। जैसे मान लो आप 10 पुशअप मारते हो, तो 10वें पे जाके आप थक जाओगे। अब थक जाने के बाद क्या 45 सेकंड तक आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो यही यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, उसकी गति सहन क्षमता क्या है वो देखी जाती है। फिर इसके बाद है लघु अवधि सहन क्षमता, शॉर्ट टर्म वाला एंड्योरेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये योग्यता 45 सेकंड से 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधि इसमें शामिल होती है, जैसे 800 मीटर की दौड़, इसमें इसको देखा जाता है। फिर मध्यम अवधि वाली सहन क्षमता, यानी इसमें 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक चलने वाली गतिविधि को शामिल करते हैं। फिर दीर्घ अवधि वाली, इसमें 11 मिनट से भी अधिक चलने वाली गतिविधि को शामिल करते हैं, जैसे 500 मीटर की क्रॉस कंट्री मैराथन, 5000 मीटर की जो 5000 मीटर है ये, ठीक है, इसकी जो मैराथन दौड़ होती है जो लंबे समय तक होती है, इसमें देखा जाता है कि दीर्घ सहन शक्ति वाली उसमें कितनी सहन क्षमता है। ठीक है, नेक्स्ट है लचक। क्या है, अब शरीर के जो हमारे जोड़ होते हैं उसका जो विस्तार होता है उसको लचक कहते हैं, यानी अपने शरीर में हमारे कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सक्रिय लचक। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी बाहरी सहायता से शरीर के जो जोड़ होते हैं उसको अधिक दूर तक हम उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, गति देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे जो व्यायाम होते हैं ना उसमें इसी तरीके का खिंचाव होता है। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो इसको बोलते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि सक्रिय लचक। फिर आ जाता है स्थिर लचक। इसमें क्या होता है, जब कोई खिलाड़ी लेटना या बैठने या खड़े होने की क्रिया करता है तब ये क्रियाएं स्थिर अवस्था में की जाती हैं, उसे स्थिर लचक कहते हैं। यानी आप बैठे हुए हो, आप खड़े हो रहे हो, ठीक है, आराम से खड़े हो पा रहे हो, तो इसे क्या कहा जाएगा, स्थिर लचक। फिर आ जाता है गतिशील लचक। इस प्रकार की लचक जो होता है इसकी आवश्यकता चलते या फिर दौड़ते समय होती है। इसमें क्या होता है, गतिशील लचक को खिंचाव वाले व्यायाम द्वारा बढ़ाया जा सकता है। फिर होता है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, अक्रिय। इसमें क्या होता है, शरीर की वह योग्यता जिसके द्वारा बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक गतियों की जा सकती है, यानी कि किसी सहयोगी के द्वारा कोई व्यायाम करना जिसमें खिंचा हुआ है शरीर में, इस तरीके की अगर लचक की बात करें तो वो अक्रिय लचक होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस चैप्टर के सारे मेन टॉपिक जो थे वो करा दिए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और आपको एक बात बताऊं कि जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैंने आपको चैप्टर में टॉपिक बताए, उन्हीं टॉपिक में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके बाहर नहीं आते। और एक चीज़, पेपर तो आपका इजी आता है, सिंपल आएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं आता, लेकिन बच्चे इसमें गलती कर देते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है फिजिकल एजुकेशन जिसको इग्नोर किया जाता है। ज़्यादातर बच्चे क्या है, पेपर के कुछ दिन पहले ही इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, ये पेपर में मुश्किल लगता है, ये सब्जेक्ट नहीं हो पाता अच्छे से। लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है तो ये आसान, बस क्या है, आपको थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ना है। बेशक से आप पूरे साल नहीं पढ़े हो, लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो, कम से कम एक एक चैप्टर की वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखो, सपोर्टिंग मटेरियल में या आपके पास कोई किताब है उसमें पढ़ो, एक एक 2-2 बार उसको रिवाइज कर लो। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर अगर 2 से 3 बार 4 बार पढ़ लोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और अच्छे से कर पाओगे।